क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। और आप सोचते हैं कि सर हर चैप्टर में जो है आप 8, 10, 12 लेक्चर लेते हैं, क्योंकि बेटा हर चैप्टर को हमें फ्रॉम द बेसिक स्क्रैच से समझना होता है और एडवांस लेवल तक हम समझते हैं इसको हम, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम कवर करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप दूसरे किसी से कंपेयर मत किया कीजिए। आप ये सोचा कीजिए कि आपने मुझसे यदि पढ़ा है तो कितना सीखा है इस चैप्टर में आपने, और कितने सारे एमसीक्यू आप कर पा रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एग्जाम में कोई ना टीचर साथ जाएगा, ना कोई नोट साथ जाएंगे, ना कोई बुक साथ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो आपने समझा है ना वही दिमाग के अंदर जाएगा, और इसलिए दिमाग के अंदर चीजों को सही तरीके से अरेंज करना सीख लीजिए, ठीक है। और पिछले 2 लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग आपका भोपाल के स्टूडियो से हुआ था, जिसके चलते थोड़ा आपको लगा होगा क्वालिटी का थोड़ा सा मतलब फर्क समझ में आपको आया होगा। लेकिन मुझे बताऊं, मुझे मेरे खुद के स्टूडियो में, पर्सनल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। खैर चलिए, वो खुशी आपको लेक्चर के दौरान भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अभी चलिए, ये तो मेरी अपनी बात कर रहा हूं मैं आपसे भी पहले कहता हूं कि बेटा देखो, ये चैप्टर जो है मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका था कि चैप्टर बोर हो सकता है, जिसमें आपको नींद भी आ सकती है, पर मेरे अच्छे कमांडोज, सच्चे कमांडोज ने सोए नहीं, वो जागते रहे, वो और खुले कानों से सुनते रहे, आंखों से देखते रहे, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। कई सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको पहले टेस्ट भी कर लेते हैं हम, ठीक है, कि क्या क्या आपको आता है ना। तो देखो, यदि हम ब्रीफ रिव्यू की बात करें तो हम इतना जानते हैं बेटा कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग कैसे बनती है, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, कैसे जुड़ते हैं। तो हमने कहा था इंट्रास्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर बात किया था हमने कहा था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो 2 जगह पर होगा, एक स्टील क्षेत्र के अंदर, एक स्टील क्षेत्र के बाहर। स्टील क्षेत्र के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी को करेगा और बाहर करेगा कौन, कॉर्क कैम्बियम करेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले आप ये लेवलिंग कर लीजिए बेटा, है ना, ठीक। मैं छोटा कर देता हूं अपने आप को, यस, ठीक है, आई हैव ऑप्शन हियर, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इसको लेवलिंग कीजिए, बिल्कुल सही लेवलिंग। बुक पर हट कर नहीं देखना है, ठीक है ना, कॉपी किताब नोट्स देखना नहीं है, आपको खुद से आपको लेवल करना है कि पहचानिए कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। और प्लीज अपनी वर्कबुक को जरूर फिल कीजिएगा। वर्कबुक, आपको जो वर्कबुक है डाउनलोड सेक्शन के अंदर बेटा अवेलेबल है, 11th और 12th एनसीईआरटी का वर्कबुक, उसको जरूर भरिएगा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। 1, 2, 3, 4 को लेवल कीजिए आप इसमें, क्लियर, ठीक है। पहचानिए, आइडेंटिफाई करो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई कीजिए बेटा, और 1, 2, 3, 4 को लेवल कीजिए, क्लियर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ABCD, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अरे यार, ये तो दिखा है नीचे, छोड़, छिपा देता हूं, फटाफट छिपा देता हूं। अच्छा, मेरे कारण दिखा नहीं होगा आपको ये, तो मैंने इसको छिपा दिया फटाफट, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो स्ट्रक्चर को और ABCD की लेवलिंग को बताओ, ठीक है। A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ये आपको बतलाना है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर। हमने पिछली बार क्या देखा था, हमने कहा था कि डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल अपने आप को रिंग में अरेंज करते हैं, और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो होते हैं कॉन्जाइंट कोलेट्रल ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल को मानते हैं। और जब ओपन टाइप बोला, व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन टाइप, ओपन टाइप का मतलब क्या, क्या खुला है, अरे दे आर ओपन फॉर द ग्रोथ, ये वृद्धि के लिए खुले हुए हैं। क्लोज टाइप मतलब दे आर क्लोज फॉर द ग्रोथ, ओके। मोनोकॉट स्टेम में कॉन्जाइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल है। डाइकॉट की लीफ में, मोनोकॉट की लीफ में कॉन्जाइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। और डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों की रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। डायक टू हेक्सा कंडीशन कहां होती है,
डाइकॉट रूट में होती है, और हेक्साक्स से ऊपर जो है 8 से 10 से 6 से अधिक कहां होते हैं, मोनोकॉट की रूट में देखने मिलते हैं। फिर हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो कैसे बनता है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो फेसिकुलर कैम्बियम है, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम जो प्रेजेंट है इनसाइड वेस्कुलर बंडल है, वो फेसिकुलर कैम्बियम है। फेसिकुलर कैम्बियम के ठीक सामने वाली जो पिथरे सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रीगेन कर लेती है, मतलब दे आर सेकेंडरी इन ओरिजिन। परमानेंट टिश्यू में कैपेसिटी ऑफ डिवीजन वापस से लौट के आता है तो रीगेन कर लेती है, तो उसे हमने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा था। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिलने पर बनती है कैम्बियम रिंग बनती है, जो अंदर की ओर जाइलम बनाती है, बाहर की ओर फ्लोएम बनाती है। अंदर की ओर जाइलम का निर्माण 8 से 10 गुना अधिक होता है, 8 to 10 टाइम मोर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अंदर दबाव बढ़ता है, और प्राइमरी जाइलम जो होता है उसको बीचों बीच सेंटर की ओर धक्का दिया जाता है, और जो सबसे नई जाइलम की लेयर होती है वो वेस्कुलर कैम्बियम के ठीक नीचे होती है। सबसे नई फ्लोएम की लेयर वेस्कुलर कैम्बियम के ठीक बाहर होती है। सबसे ओल्डेस्ट फ्लोएम क्रश कर दिया जाता है, धक्का दिया उसको तो पीछे पेरिफेरी में चला गया उठ के। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? और ये सब इमेजिन करना, आंखें बंद करके सोचना है कि अच्छा ऐसे हो रहा था, ऐसे टूट रहा होगा, ऐसे निकलेगा उठ के, तभी तो मजा आएगा ना यार। नहीं तो क्या मतलब है पढ़ने का? मैं हमेशा कहता हूं बेटा, जो बच्चे पढ़ने को बोझ समझते हैं ना, जो बच्चे पढ़ने को बोझ समझते हैं ना, तो सफलता उनको अपने ऊपर बोझ समझती है, सफलता उनको अपने ऊपर बोझ समझती है, और बोझ कोई भी मजे मजे में नहीं लेता है, सक्सेस भी मुश्किल से मिलती है। और जो लोग पढ़ने में मन लगाते हैं, पढ़ने को एंजॉय करते हैं ना, तो सफलता भी उनको अपने साथ लेकर एंजॉय करती है, ठीक है ना। इसलिए प्लीज ऐसे व्यक्ति बनिए जो समझने के लिए पढ़ रहा है। एग्जाम बाई प्रोडक्ट है, सफलता बाई प्रोडक्ट है, और ज्ञान मेन उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कि चलो अब हम समझ गए एक बात कि हाँ, कैम्बियम रिंग बन जाती है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, और इससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कैम्बियम रिंग की जो सेल्स है वो डिवाइड कर रही होती है, ठीक है ना बेटा। कैम्बियम रिंग क्या, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग क्या है? एक प्रकार का लेटरल मेरिस्टेम है। क्या है बेटा? एक तरह का ये लेटरल मेरिस्टेम है ना, लेटरल मेरिस्टेम है। ये ऐसा लेटरल मेरिस्टेम है जिसकी एक्टिविटी जो है वो सीजनल वेरिएशन से, मौसमी परिवर्तनों से अफेक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि बसंत का मौसम आएगा, सुनिए पहले कहानी सुनो फिर पीछे पढ़ना, ठीक है। बसंत का मौसम आएगा, ठीक है, स्प्रिंग का सीजन होगा, तो प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा, तेज ग्रो करेगा प्लांट, ठीक है। उस समय उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, तो उस समय जो जाइलम वेसल बनेंगी वो ब्रॉडर ल्यूमेन वाली बनेंगी, ठीक है। यानी बसंत का मौसम था, मार्च का महीना था, कोयल की कूक थी, और सब तरफ जो है वो एक प्रकार से सूर्य की किरणें आ रही थी, और धरती पर जो है वो हरियाली छाई हुई थी, और बड़ा सुंदर सा सीन था। वैसे में प्लांट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है कि बसंत में, बसंत कितने सारे गाने बने बसंत के मौसम के ऊपर भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बसंत के मौसम में, मार्च के महीने में, मान लिया कि मार्च के जो ट्रांजिशन होता है फरवरी मार्च में, तब जो है वो सूर्य का जो है वो ऐसा होता है कि गर्मी की शुरुआत होती है ना, बसंत, स्प्रिंग के बाद समर आता है, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु होती है। तो होता क्या है, स्प्रिंग के सीजन में जो है वो प्लांट जो होते हैं वो ठंड के बाद जो है वो अपनी एक्टिविटी को रिगेन करते हैं वो, और उस समय जो जाइलम वेसल बनती है उनमें ब्रॉडर ल्यूमेन होते हैं, सेकंड जाइलम उसमें ब्रॉडर ल्यूमेन होते हैं, ठीक है। ये रिंग के फॉर्म में बनेगा। रिंग के फॉर्म में क्यों बनेगा? कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम आ रही है, तो हमने इमेजिन किया, हमने कहा कि जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है वो कैसा बनेगा, वो एक प्रकार से ब्रॉडर ल्यूमेन का बनेगा। फाइबर कम होंगे, वेसल अधिक होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अधिक है, अधिक वाटर चाहिए, सब कुछ जो है वो प्लांट में सब कुछ अधिक अधिक चाहिए होता है ना। चलिए, ये तो हो गया। अब समर का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, कि गर्मी के मौसम में फिर एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। हेमंत ऋतु आई, एक्टिविटी और कम हो गई। विंटर ऋतु आई, विंटर में, ठंड में एक्टिविटी ऑलमोस्ट रुक गई, काफी कम हो गई, और लीस्ट एक्टिव हो गया। अब जो जाइलम वेसल चाहिए बनेंगी इस समय वो नैरो ल्यूमेन की बनेंगी। सपोज ये मार्च के महीने में हुआ, ठीक है, और ये कब हुआ, ये अक्टूबर के महीने में हुआ, ठीक है, अक्टूबर के महीने में हुआ, तो पूरा साल, अगली बार फिर मार्च आएगा, अगली बार फिर मार्च आया तो फिर से ब्रॉडर ल्यूमेन वाली वेसल बन गई, फिर अक्टूबर आया, नैरो ल्यूमेन वाली वेसल बन गई। तो कहने का मतलब यह कि किसी प्लांट के, किसी ट्री के यदि आप ट्रांसफर सेक्शन को काटेंगे, आप किसी पुराने ट्री के आप जो है उसके ट्रांसफर सेक्शन को देखेंगे तो आपको कई सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग दिखाई पड़ेंगी, ब्रॉडर ल्यूमेन वाले जाइलम
आपने कहा कि ब्रॉडर ल्यूमेन वाले जाइलम, ठीक है, नैरो ल्यूमेन वाले जाइलम, फिर ब्रॉडर ल्यूमेन वाले जाइलम, फिर नैरो ल्यूमेन वाले जाइलम। कितना साल लगा बनने में इसको? आपने कहा देखो ये बना था मार्च में, ये बना था अक्टूबर में, एक साल पूरा, फिर मार्च आ गया, फिर अक्टूबर आ गया, दूसरा साल बढ़ के। मतलब ये हर साल दो तरह की रिंग बन रही है, एक स्प्रिंग रिंग बन रही है, एक ऑटम रिंग बन रही है। एक स्प्रिंग के मौसम में जो बन रहा है अर्ली वुड, साल में पहले मार्च आता है बाद में अक्टूबर आता है, साल में पहले मार्च आता है बाद में अक्टूबर आता है। तो एक तो हो गई स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड, ब्रॉडर ल्यूमेन, लेस वेसल्स, ऐसा जाइलम बनेगा। फिर अक्टूबर में हम आ गए तो क्या हो गया? फिर हो गया आपका नैरो ल्यूमेन, ठीक है, मोर फाइबर, ऐसा जाइलम बना। लेट वुड, साल के आखिर में बना लेट वुड। हेमंत ऋतु में बना ऑटम वुड, है ना। तो क्या बोला आपने? कहा भाई देखो मार्च और अक्टूबर को जोड़ के पूरा एक साल बना सकते हैं हम, फिर अगला मार्च, अगला अक्टूबर, अगला साल हो गया। मतलब ये हो गया कि एक साल में आपको दो रिंग देखने मिलती है, एक अर्ली वुड की और एक लेट वुड की। एक आपको मिलती है स्प्रिंग रिंग मिलती है, एक आपको ऑटम रिंग मिलती है, दोनों को मिला के बोलते हैं हम एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग के मतलब किसी वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं आप। यदि आप इन रिंग को गिन लें तो आप एक ट्री की एज का पता लगा सकते हैं। साइंस की इस ब्रांच को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। पता है कि नहीं पता? पता रहना चाहिए चीज। चलिए देखते क्या लिखा है। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैम्बियम की सक्रियता वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होती है, ठीक है। ऐसे फ्लक्चुएशंस हमको टेम्परेट एरिया में अधिक देखने मिलते हैं एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल एरिया के। कारण यह है बेटा कि टेम्परेट एरिया, शीतोष्ण क्षेत्रों में ठंड, सर्दी, गर्मी, बरसात, स्प्रिंग, हेमंत ऋतु सब बराबर होती है। जैसे आप देखें कि जो कश्मीर का एरिया है, के हिमाचल का एरिया है, यहां पर क्या है, यहां पे सब मौसम बराबर होते हैं कि हमारे यहाँ पे आप बात करें कि भाई हमारे यहाँ पे ठंड पड़ेगी, जम के पड़ेगी, गर्मी भी जम के पड़ेगी, हमारे यहाँ भी सीजनल वेरिएशन है। लेकिन जैसे आप साउथ में जाएंगे आप तो आप पाएंगे साल भर गर्मी अधिक रहती है। तो सीजनल वेरिएशन हमेशा टेम्परेट क्षेत्रों में एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अधिक होते हैं के। ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम शोज मार्क्ड वेरिएशन। जैसे कि मोस्ट एक्टिव कैम्बियम होता है स्प्रिंग में, लीस्ट एक्टिव होता है ऑटम में और समर में, और कैम्बियम ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है विंटर में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। द सेकेंडरी वुड फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग इज प्रोफ्यूज। जो सेकेंडरी वुड या जाइलम बसंत के मौसम में बनता है वो बड़ी मात्रा में बनता है, उसमें लार्ज वेसल होती है, वाइडर ल्यूमेन का होता है। और इस सेकेंडरी जाइलम या वुड को क्या बोलते हैं? इसे हम स्प्रिंग वुड कहते हैं या अर्ली वुड कहते हैं, ठीक है। याद रखना, मार्च में बना, साल के शुरू में बना, इसलिए अर्ली वुड कहा है इसको हमने, ठीक है ना बेटा, है ना, क्लियर, लिखा आपने, है ना। तो ये क्या देखा हमने, इसको बोला हमने जो है वो स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहा है इसको हमने, क्लियर। चलिए, इन समर और ऑटम द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज हाईली रिड्यूस्ड। समर और ऑटम में कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वो हाईली रिड्यूस हो जाती है, काफी कम हो जाती है। और इस समय जो सेकेंडरी जाइलम बनता है, वो वुड बनता है, वो प्रोफ्यूज नहीं होता है, मेनली फाइबर होते हैं, नैरो वेसल होती है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम समर वुड कहते हैं, ऑटम वुड कहते हैं या लेड वुड। वाई लेड वुड? लेड वुड क्यों? साल के आखिर में बनता है, इसलिए इसको हमने लेड वुड कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक ट्री के, एक वृक्ष के हम ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे तो हमें अर्ली और लेट वुड जो है वो रिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगी, और जिनको दोनों को मिला के बोलेंगे एनुअल रिंग। तो एनुअल रिंग एक सिंगल रिंग नहीं है, एनुअल रिंग में दो रिंग शामिल होती है। एनुअल रिंग में स्प्रिंग रिंग और समर रिंग के, यहां हम बोलेंगे अर्ली वुड और लेट वुड दोनों शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इस इमेज को ध्यान से देखो, देखो ऐसा समझ में आता है फर्क। देखो क्या देख रहे हो आप देख रहे हो बेटा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है स्प्रिंग वुड, ये आपका हो गया स्प्रिंग वुड हो गया ये आपका, ठीक है। ये आपका हो गया है समर वुड, लिखा ना, समर वुड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आपको साफ साफ दिखाई पड़ा। आप कोई भी देख के बता देगा कि भाई देखो ऐसा है, कोई भी देख के बता देगा कि इसको और इसको जोड़ लो आप, एक साल हो गया, ये अगला साल हो गया, ये नेक्स्ट ईयर हो गया। मतलब आप इनको गिनकर आप जो है एज का पता लगा सकते हैं। और एक एनुअल रिंग में क्या क्या शामिल है? अर्ली रिंग, ये अर्ली वुड और लेट वुड के अर्ली रिंग, और जो है वो जो लेट रिंग है वो उसमें शामिल है। हम बोलेंगे इसमें स्प्रिंग वुड,
और जो है ऑटम वुड जो है उसमें शामिल होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से ना, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये इमेजेस को मैं दिखाता हूं कि आप इसको इमेजिन कर सके किस तरह का होता है, इसको आप देख सके कि ये किस तरह का होता है। ठीक है, क्लियर, देखा आपने? ठीक है बेटा, एक बार इमेज को ध्यान से देखिए, कि मैं आपको वक्त दे रहा हूं को देखने के लिए, इसको इमेज को ध्यान से देखिए कि फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्लियर, चलिए देखो, है ना। अब इस इमेज को और गौर से देखिए आपके, अब इसमें क्या समझ में आपको आ रहा है, देखो, है ना, समय के साथ साथ C फॉर कैम्बियम, X फॉर जाइलम, P फॉर फ्लोएम, और D का मतलब क्या है, डिफरेंशिएटिंग सेल्स, डिफरेंशिएट होने वाली सेल्स, ठीक है, जो नई बनी सेल है जो डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, आप गौर से देखिए कि आप देख समझ सकते हैं कि कैम्बियम की एक्टिविटी जब भी होती है तो हमेशा जाइलम अधिक बनता है, फ्लोएम कम बनता है। जाइलम अंदर की ओर बनता है, फ्लोएम बाहर की ओर बनता है। कि समय के साथ साथ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ते चले जाते हैं। सेकेंडरी जाइलम का वॉल्यूम अधिक होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है ना, देखिए ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखिएगा बेटा इसको आप, है ना, क्लियर। तो अंदर चूंकि जाइलम अधिक बनता है इसलिए आउटवर्ड गोधन अंदर प्रेशर लग रहता है और उससे अंदर टिश्यू इकट्ठा होता है, इसलिए तनाव फैल जाता है। ठीक, अब देखिए, है ना, आप देख रहे हैं यहां पे कैसे आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्या आप, है ना, आपको दिखाई, अब इसमें यदि आप देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको इसमें देखिए आप, ब्रॉडर ल्यूमेन, अर्ली वुड, ठीक है ना, ठीक है, ये लेट वुड देख रहे हैं आप, नैरो ल्यूमेन, लेट वुड के, तो आपको बकायदा सी पट्टियां दिखाई पड़ती है। ठीक है ना। एक एनुअल रिंग में दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक एनुअल रिंग में बेटा दो पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, स्प्रिंग रिंग होती है और ऑटम रिंग होती है, दोनों मिलाकर एक साल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। ठीक है, हर साल एक रिंग ऐसी बन जाती है, इसमें अर्ली रिंग, लेट रिंग, फिर अर्ली रिंग, फिर लेट रिंग के, और इसलिए हम इन एनुअल रिंग को गिन के पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एज by counting annual ring is called dendrochronology, dendrochronology के, chrono मतलब टाइम, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एज by counting annual rings is called dendrochronology के, एनुअल रिंग को गिनकर जो है वृक्ष की आयु का पता लगाना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, ऐसे ये रिंग हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, तो एक एनुअल रिंग देख रहे हो आपको, ये आपको एनुअल रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, है ना, एक पूरा एनुअल रिंग आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी कैसे लिखता है इसी बात को देखो बेटा, मैं पहले आपको समझाता हूं फिर मैं एनसीईआरटी पर दिखाता हूं आपको, कई बार एनसीईआरटी दिखा के फिर मैं समझाता हूं। तो देखो, हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज में फंसना नहीं है। एनसीईआरटी जो है वो अपनी लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करती है और हमको एनसीईआरटी की एक एक लाइन फालतू की 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ें आपके। और देखिए, आपकी वो एनसीईआरटी आपकी बुकलेट्स के अंदर है, आपके नोट्स के अंदर है, आपको जो पढ़ा रहे हैं वो भी एनसीईआरटी है, और बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जरूरी वो भी पढ़ा रहे हैं आपको हमके। इसके अलावा XYZ के मॉड्यूल्स, ABC के मॉड्यूल, ठीक है ना, समझ गए ना, PQRS के मॉड्यूल, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, केवल पढ़िए इन चीजों को, इससे आप जो है वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, The activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factors. ठीक है, in temperate region the climatic conditions are not uniform throughout the year. यूनिफॉर्म कहाँ रहती है, ट्रॉपिकल में गर्म रहता है पूरा समय। याद रखिए, ट्रॉपिकल एरिया में आपको एनुअल रिंग देखने नहीं मिलती, वहां ग्रोथ मार्क देखने मिलते हैं, वहां पे वृद्धि चिन्ह देखने मिलते हैं जिनसे हम आयु को पता नहीं लगा सकते। इन दी स्प्रिंग सीजन the cambium is very active and produces a large number of xylary elements having vessels with wider cavities. Okay, the wood formed during this season is called spring wood or early wood. यही पढ़ा ना हमने, देखो यही तो लिखा है एनसीईआरटी ने और यही पढ़ा हुआ है बेटा हमने, है ना, ठीक है। In winter the cambium is less active and form fewer xylary element that has narrow vessels and this wood is called autumn wood and lead wood. ठीक है ना बेटा, एक्चुअली इन्होंने विंटर लिखा, ऑटम होता है, विंटर में इनएक्टिव रहता है कैम्बियम। ठीक है, The spring wood, लेकिन उन्होंने बाद में करेक्ट कर दिया इसको, autumn wood. The spring wood is lighter in color and has low density, whereas autumn wood is darker and has higher density. The two kind, अब higher density क्यों, more fiber है, less vessels है। lower density क्यों होता है spring wood में, क्योंकि इसमें more vessel है, less fiber है। ठीक है, the two kind of woods are that appear as alternate concentric rings constitute an annual ring. ठीक है,
एनुअल रिंग सीन इन ए कट स्टेम गिवन एन एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ द ट्री। मैंने कहा ना एनुअल रिंग को आप जो है वो ट्रांसफर सेक्शन में देख सकते हैं और इससे हमको पेड़ की आयु का पता चल जाता है, वृक्ष की आयु का पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में बात है हमको किसके बारे में कि एनुअल रिंग क्या होता है। क्लियर? ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि वो अब समझो, पहले समझो फंडा बेटा, फिर आगे बात करेंगे कि क्या होता है। जैसे जैसे जो है वेस्टरकेमियम अपनी एक्टिविटी कर रहा है, अंदर की ओर वो सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, और जो सबसे नए सेकेंडरी जाइलम होते हैं, सबसे नए बने सेकेंडरी जाइलम होते हैं ना, वो सबसे इफेक्टिवली कंडक्शन करते हैं। दे आर वेरी फिट फॉर दी वाटर कंडक्शन एंड मिनरल कंडक्शन, क्योंकि नए बने हैं, मोर एक्टिव होते हैं और वो अधिक कंडक्शन होते हैं। और जिस जाइलम को अंदर धका दिया गया है, धका क्या हुआ, क्योंकि उसकी जगह पे नया सेकेंडरी जाइलम आ गया, कैम्बियम ने नया बना दिया, तो पुराने वाले जाइलम को धका के अंदर कर दिया। सब कहां इकट्ठा हो रहा है? पेड़ के बीचों बीच इकट्ठा हो रहा है। इमेजिन करते ना, सबसे पहले वाला प्राइमरी जाइलम कहां गया? गायब थोड़ी ना हो गया, उसको धक्का धका के बीच में भेज दिया। अब बीच का क्या हुआ? आप बोलोगे सर बीच में तो पित्त था। आप बोलोगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, खुद ही पढ़ाते हो और खुद ही घुमाते हो, बीच में तो पित्त था। अरे बेटा पित्त तभी तो कहा ना, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होने पर पित्त डैमेज होने लगता है, धीमे धीमे पित्त रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। वो जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगी के धका रहे अंदर की ओर के, और फाइनली एक ओल्ड डाइकॉट ट्री में बीचों बीच पित्त ना के बराबर बचता है, क्योंकि बीच में पूरा वुड आ चुका होता है। सेकेंडरी ग्रोथ होने पर पूरा का पूरा जो है वो जो जाइलम है वो इकट्ठा होकर बीच में आ चुका होता है, तो वो बीच वाला हिस्सा हार्ट ऑफ द ट्री, बीच वाला हिस्सा हार्डवुड बन जाता है। अब बताओ वो हार्डवुड कंडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अरे बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो काम करना बंद कर चुका है, और ऐसा ना हो कि गलती से वो कुछ कर दे। सुनना बात को, बड़े प्रकृति ने, नेचर ने बड़ा व्यवस्था कर रखी है। ऐसा ना हो कि गलती से कंडक्शन में उसने कहा नहीं हम तो पुराने, हम तो करेंगे काम, ऐसा ना हो। तो एक अरेंजमेंट कर दिया उन्होंने, कहा भी ऐसा है कि ये है जाइलम वेसल, ठीक है, और ये है इससे लगी हुई जाइलम पेरेन्काइमा सेल, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है पिट के थ्रू, है ना। क्या किया उसने? कहा जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम की उम्र बढ़ेगी, सुनना बात को ध्यान से, जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जाइलम पेरेन्काइमा अंदर की ओर उभरना शुरू कर देगी। वो ये उभर के थोड़ी बड़ी हो गई, उभर के ये थोड़ी बड़ी हो गई, फिर थोड़ा और एज बढ़ा इसका, तो क्या हुआ? और एज बढ़ा तो ये और बढ़ गया, और अंदर आते आते इसने इसको पूरा ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और ब्लॉक कर दिया और लिग्निफाइड हो गई। इसके बाद ये क्या हो गई? ये हो गई लिग्निफाइड, यानी पेरेन्काइमा सेल लिग्निफाइड हो गई, मर गई वो। अब ये तो बंद हो गया, रास्ता ही बंद कर दिया इसका। इस गुब्बारे के समान स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसे टाइलोसस बोलते हैं, इसे टाइलोसस कहते हैं, इन्हें हम टाइलोसस कहते हैं। गुब्बारे के समान स्ट्रक्चर है, अंदर आके उसने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया उसको उसने, क्योंकि ये काम नहीं कराना उसको बीच से। तो टाइलोसस क्या होते हैं? जाइलम वेसल के अंदर जाइलम पेरेन्काइमा के गुब्बारे के समान उभार होते हैं, जो जाइलम वेसल को ब्लॉक करते हैं और बाद में ये लिग्निफाइड हो जाते हैं, ठीक है। हार्डवुड में यही देखने मिलते हैं, सैपवुड में नहीं होता। सैपवुड भी देखो, जो आज सैपवुड है कल को वो हार्डवुड बन जाएगी, अगला साल फिर नया सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो ये धक्का मार के अंदर पहुंच जाएगी, ये है ना बेटा। तो जो कंडक्शन में इन्वॉल्व है वो सैपवुड है, वो नया बना हुआ सेकेंडरी जाइलम है, और जो बीचों बीच प्रेजेंट है वो हार्डवुड है, पुराना सेकेंडरी जाइलम है वो, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में, है ना। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. In old trees, ठीक है, क्या हेडिंग क्या है इसका? हार्डवुड एंड सैपवुड। पुराने वृक्षों में द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। सेकेंडरी जाइलम का बड़ा हिस्सा गहरे भूरे रंग का होता है, ड्यू टू
deposition of organic compound, tannin, resin, oil, gums, aromatic substance and essential oil in the central or innermost layer of the stem. सारा वेस्टेज उसके अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है. The substance make it hard, इन पदार्थों से कठोर हो जाती है. Durable and resistant to the attack of microorganisms and insect. इसी का इस्तेमाल हम करते हैं फर्नीचर बनाने में करते हैं. यानी जिस लकड़ी से फर्नीचर बनता है ना, तो एक्चुअली टेक्निकली वो लकड़ी क्या होती है, वो होती है हार्डवुड होती है. ठीक है, इस पर क्योंकि सब जगह लिग्निफाइड हो चुकी है, केमिकल जमा हो चुके हैं उसके अंदर, तो वो वुड जो होती है उस पर माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते जनरली. दिस रीजन कंप्राइजेस डेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड कॉल्ड द हार्डवुड. इसे हम हार्डवुड कहते हैं. ठीक है ना. किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक पुराने वृक्ष में सेकंड जाइलम का एक बड़ा हिस्सा जो पहले बन चुका होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसमें तमाम तरह के केमिकल, टैनिन, रेजिन, ऑयल्स, गम्स, मतलब जो भी वेस्टस केमिकल है वो सारे उसमें इकट्ठे कर दिए जाते हैं. उसकी वॉल जो है वो लिग्निफाइड होती है, हार्ड वॉल होती है उसकी इन केमिकल के डिपोजिशन से. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाते हैं, कंडक्शन पॉसिबल नहीं है इसमें क्योंकि टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं इसमें. ठीक है. द हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम. ठीक है, याद रखिएगा बेटा, ये दे गेट ब्लॉक्ड बाय टाइलोसस. याद रखिएगा टाइलोसस. ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, भले एनसीईआरटी में नहीं है पर एग्जाम में आता है, याद रखिएगा. ठीक है, टाइलोसस क्या होते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा के गुब्बारे के समान उभार होते हैं, तो सेकेंडरी जाइलम में अंदर की तरफ उभरते हैं, वेसल को ब्लॉक करते हैं और लिग्निफाइड हो जाते हैं. द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज सैपवुड. के जो सेकेंडरी जाइलम का पेरिफेरल रीजन है, नया न्यूली फॉर्म, ये क्या होता है? ये होता है न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम होता है, के पेरिफेरी में होता है. ये वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, मिनरल के कंडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है. ठीक है, इसलिए इसको हम सैपवुड कहते हैं. ठीक है ना. तो हार्डवुड सेंट्रल होता है, सैपवुड पेरिफेरी में पाया जाता है. क्लियर? चलिए, अब ये तो बात हो गई है, सारी बात कहानी है ये थी स्टील के अंदर की. अब हम बात करेंगे बेटा एक्स्ट्रा स्टीलर. हम बात करेंगे अब एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ पर बात करेंगे कि क्यों होता है. अब सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा क्यों, व्हाई. एनाटॉमी बोर तो नहीं लग रहा ना? बोर लगना नहीं चाहिए बेटा. ठीक है ना. ठीक है, क्योंकि आपकी बोरियत का, आपके एंटरटेनमेंट का यहां कोई मायना नहीं है, यहां मायना है नंबर लाने का. ठीक है, तो अब सुनिए बात, क्यों जरूरत पड़ी हमें एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की. कारण यह था कि अंदर सेकेंडरी जाइलम बन रहा था, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था, तो इसका पूरा दबाव, चौड़ाई बढ़ी, दबाव पड़ा पेरिफेरी पे. देखो क्या हुआ कि जो सेकेंडरी जाइलम पूरा बन रहा था, वेस्टो केमिकल ने सेकेंडरी जाइलम बनाया, बाहर सेकेंडरी फ्लो बनाया, अंदर टिश्यू बढ़ रहे हैं, दबाव पड़ रहा है कहां पर? दबाव पड़ रहा है कॉर्टेक्स पे. कॉर्टेक्स पे दबाव पड़ा तो कॉर्टेक्स के टिश्यू जो है वो प्रेशर में आ गए. फाइनली प्रेशर कहां गया? वो प्रेशर गया कहां पर? एपिडर्मिस पर. एपिडर्मिस रप्चर हो गई, फट गई. भाई एपिडर्मिस तो कवर था, अंदर से यदि कोई चीज बढ़ रही है तो बाहर का कवर थोड़ी ना बढ़ जाएगा, कवर तो रप्चर हो गया. वो एपिडर्मल सेल्स तो परमानेंट सेल होती है, डैमेज होगी तभी एक्टिवेट होगी. वो क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि एपिडर्मिस रप्चर हो रहा है एपिडर्मिस, और वो बड़ा बड़ा हिस्सा, कई सारा हिस्सा उसका रप्चर हो रहा है. इतना हिस्सा रप्चर उसका हो रहा है कि उसकी रिपेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है. अब क्या करें? तो इसका मतलब ये हो गया कि एपिडर्मिस के रप्चर होने पर दिक्कत ये हो गया, एक तो कॉर्टेक्स डैमेज हो गया, एक तो कॉर्टेक्स फूड इकट्ठा कर रहा था, कुछ काम में इन्वॉल्व था, वो भी डैमेज हो गया. फिर एपिडर्मिस डैमेज हो गया. अब क्या करना है? अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एक तो एपिडर्मिस को रिपेयर करना है, कुछ ऐसा वहां पे लगाना है कि बाहर का इंफेक्शन अंदर ना आ जाए. तो जो भी वीकर पॉइंट है, रप्चर हो चुका था, वो रिप्लेस करना है, नंबर एक. नंबर दो, जो कॉर्टेक्स डैमेज हो गया है ना, उसको भी तो रिप्लेस करना है, लिविंग सेल वहां पे जोड़नी पड़ेंगी अंदर. तो मतलब देयर इज नीड. जो वेस्टर कैम्बियम ने किया अच्छे के लिए किया, लेकिन कुछ बुरा भी हो गया, एपिडर्मिस रप्चर हो गया, कॉर्टेक्स रप्चर हो गया, तो इसको रिपेयर तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहां पे करना पड़ेगा. अब स्टील के बाहर वाला क्षेत्र जो है वहां पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोई ऐसा लेटरल मेरिस्टेम बनाना पड़ेगा जो काम संभाल ले. अब ये कहां बने तो कहां बने? अब याद रखना, मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. याद है कि नहीं याद? मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, और मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है, डेड. ध्यान से बात सुनिएगा,
मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा से बनी होती है, मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो कोई एपिडर्मिस के रप्चर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से बनी होती है। कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट होते हैं, और यही वो लेयर होती है जो कॉर्क कैम्बियम को प्रोड्यूस करती है, जो लिविंग है, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रीगेन कर सकती है। और बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस कहां प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के अंदर और कॉर्टेक्स के, जनरल कॉर्टेक्स के बाहर। सुनिए, हाइपोडर्मिस की पोजीशन बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। हाइपोडर्मिस कहां था, एपिडर्मिस के ठीक नीचे और जनरल कॉर्टेक्स के ठीक ऊपर। मतलब ये है कि ये हाइपोडर्मिस की लेयर कॉर्क कैम्बियम बन जाती है तो बाहर का एपिडर्मिस रिपेयर कर देगी, उसकी जगह पर कोई टिश्यू बना देगी, उसकी जगह पर कोई टिश्यू बना देगी, और अंदर के कॉर्टेक्स को भी रिपेयर कर देगी, नई सेल्स बना देगी। वो कर सकती है ना, बेस्ट पोजीशन है कि नहीं है? है। इसका मतलब ये कि जनरली कॉर्क जो है, कॉर्क कैम्बियम कहां से प्रोड्यूस होता है, हाइपोडर्मिस से, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस से। बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क, डेड सुबेरिन जमा होता है सेकेंडरी वॉल पे, डेड टिश्यू होता है जो कि वाटर के लिए इम्परमेबल, एयर के लिए इम्परमेबल, बड़ा कड़ा सुरक्षा प्रोवाइड करता है कि कोई अंदर से बाहर आ ही ना सके। कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं उसको। ठीक है, आप बोलोगे सर अंदर के टिश्यू को एयर कैसे मिलेगा, देखते हैं उसका भी अरेंजमेंट क्या होगा। प्रकृति ने इतना कुछ किया है तो कोई ना कोई व्यवस्था की होगी। ठीक है, देखते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना, कि क्या होते हैं लेंटिसेल, समझेंगे। अब इतना समझ गए हम कि जो है कॉर्क ने आके एपिडर्मिस के कारण जो रप्चर होने पे जो छेद हो गए थे, वहां कॉर्क ने आके रिपेयरिंग कर दिया, स्मूथ सा एक लेयर बना दिया पूरा, उसने सुबेरिन से बना लेयर था। अंदर की तरफ कॉर्क कैम्बियम ने सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया, जिसने कॉर्टेक्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया। आप कभी पेड़ के पास खड़े हुए, बड़े पेड़ के पास खड़े हुए, आप खड़े हुए बड़े पेड़ के पास, आपका दोस्त खड़ा हुआ है, दोस्त कोई भी हो सकता है भाई, समझा करो बात को, है ना। बहुत गहरा मुद्दा, बात चल रही है बड़ी गहरा, कि मेरे परिवार में ये हो रहा है, तुम्हारे परिवार में ये हो रहा है, ठीक है ना। तुम सच तो बोल रहे हो ना, मैं तुम पर यकीन कर सकता हूं, ठीक है, समझ। ऐसी बहुत गहरी बात चल रही है, बहुत गंभीर बात चल रही है, और वो पेड़ के पास खड़े होके, तो आप क्या कर रहे होंगे, सुनिए बात को, सच्चाई बता रहा हूं। आप पेड़ की जो बड़ा तना है ना, उससे टिक के खड़े होंगे, और आप उसमें से कुछ निकाल के तोड़ के फेंक रहे होंगे। आप ऐसे ही करता आदमी, बगीचे में बैठेगा, घास के मैदान पर बैठा हुआ है, अच्छी सी ग्रीन घास लगी हुई है, साथ में उसका दोस्त बैठा हुआ है, समझ रहे हैं, है ना। मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा, आप पत्ती देना कुछ नहीं बोला मैंने, दोस्त बैठा है, बात कर रहे हैं, तो बात करते करते कुछ नहीं, घास उखाड़ के फेंक रहे हैं। इंसान की प्रवृत्ति है भाई, कुछ ना कुछ तो कर रहा है आदमी, मतलब वो बैठ नहीं सकता ऐसा शांत, तो घास ही उखाड़ के फेंक दी। बगीचे में से गुजर रहे, सुंदर बगीचे में खूब सारे फ्लावर लगे, तो फूल ही तोड़ लिया, सूंघ के फेंक दिया। भाई साहब अच्छा लगता है तो उसकी इज्जत कीजिए, क्यों घास तोड़ रहे हो, क्यों फूल को तोड़ के फेंक दिया। लेकिन वो पेड़ के पास, बड़े पेड़ के पास आप गए, आपने उसके अंदर जो कुछ उभरे हिस्से होते वो तोड़ के आपने निकाल दिए। देखा आपने पेड़ के तने में कुछ ऐसे पैचेस लगे होते हैं, चिकना सा हिस्सा होता है उसके ऊपर, वो जो फेंका ना निकाल के, वो एपिडर्मिस थी। वो क्या था, एपिडर्मिस। अंदर उसके पूरा कॉर्क का लेयर बन चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ को तोड़ दो, उसको निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एपिडर्मिस लगा चुका अंदर, वो एपिडर्मिस की जगह पे कॉर्क लगा चुका अंदर, वो, है ना। समझ रहे हैं बात को क्या बोल रहा हूं। चलिए तो अब बात करते हैं हम कि क्या होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, देखो देखते हैं बेटा, देखो, एज द स्टेम कंटिन्यूज टू ग्रो इंक्रीज इन गर्थ, तना लगातार चौड़ाई में बढ़ता रहता है गर्थ में। ठीक है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वेस्कोकैम्बियम द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन, बाहर वाली कॉर्टेक्स की लेयर और एपिडर्मिस की लेयर टूट जाती है। ठीक है, एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स के, अब इनको रिप्लेस करने की जरूरत है भाई, टूट गया है तो ठीक करो उसको। ठीक है, हैंस सूनर और लेटर, इसलिए शुरुआत में या बाद में another mesmetic tissue called cork cambium और फेलोजन डेवलप्स के यूजली इन द कॉर्टेक्स रीजन। कहां से होता है ये, जनरली होता है ये हाइपोडर्मिस से डेवलप होता है। क्या, इसलिए शुरुआती अवस्थाओं में या बाद में एक दूसरा कैम्बियम मेस्मेटिक टिश्यू बनता है, उसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं या फेलोजन कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन कहते हैं। ठीक है, फेलोजन इज ए कपल ऑफ लेयर्स, कुछ कोशिकाओं के रूप में जो है वो मोटा होता है, ठीक होता है।
इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है, ये नैरो थिन वॉल रेक्टेंगुलर सेल्स से बना होता है, ठीक है। ये अंदर और बाहर दोनों प्रकार फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, अंदर और बाहर दोनों तरफ सेल्स घुमाता है। द आउटर सेल्स, बाहर वाली सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होती है कॉर्क के रूप में, कॉर्क को बोलते हैं फेलम, और इनर सेल जो है डिफरेंशिएट होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स के रूप में, से बोलते हैं फेलोडर्म। मतलब फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की ओर बनाया, उसने फेलम बाहर की ओर बनाया, अंदर की ओर उसने बनाया फेलोडर्म, अंदर की ओर बनाया उसने के इनसाइड, ठीक है, अंदर, आउटसाइड, बाहर, बाहर की उसने बनाया फेलम, अंदर की उसने बनाया फेलोडर्म, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना बेटा, बाहर फेलम, अंदर फेलोडर्म, किसने बनाया, फेलोजन ने बनाया, ठीक है। द कॉर्क इज इम्परवियस टू एयर ड्यू टू द सुबेरेंट डिपोजिशन इन द सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होता है पेरेन्काइमेटस होता है, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं कह रहा हूं आएगा मतलब आएगा। जब एग्जाम देके आना बताना मेरे को। फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स से अंदर की ओर बनेगा, बीच में फेलोजन है कॉर्क कैम्बियम में, जो अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म को बनाएगा, बाहर बनाएगा फेलम या कॉर्क को बनाएगा, तीनों को मिला के बोलते हैं हम पेरिडर्म कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू द फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लॉग ऑफ। मतलब जो एपिडर्मिस के पीसेस थे, रप्चर्स थे, पीसेस थे, वो फाइनली बाहर की ओर निकल जाएंगे, और जो आप पेड़ के पास टिक कर तोड़ रहे थे ना, जो आप, वो यही हिस्से थे, ऑलरेडी डाइड हिस्से थे, उनको आपने निकाल दिया बल्कि, ठीक है। अब क्या मतलब है बार्क से, सुनिए ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वे सारे टिश्यू जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर होते हैं, वे सारे टिश्यू जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर होते हैं, उन्हें मिलाकर हम बार्क कहते हैं। अब आप बोलो क्या क्या बाहर होते हैं, इमेजिन करो के वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर क्या होता है बेटा, क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, पेरिसाइकल हो गया उसमें, है ना, एंडोडर्मिस हो गया, जनरल कॉर्टेक्स हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस हो गया। तो मतलब वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर के सारे टिश्यू को मिला के इकट्ठा बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं, ठीक है। छाल केवल बाहर का हिस्सा नहीं होता, वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर के सभी, यानी आप कोई किसी ट्री को, किसी वृक्ष को, किसी ट्री को सबसे अधिक हानि कब पहुंचेगी, सुनिए क्वेश्चन, किसी ट्री को सबसे अधिक नुकसान कब होगा, उसकी आधी पत्तियां तोड़ दें तब, उसकी आधी जड़ें काट दें तब, या फिर उसकी छाल निकाल दें। छाल निकालने पर मर जाएगा वो, क्योंकि फ्लोएम निकल जाएगा पूरा, फ्लोएम बार्क का हिस्सा होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर अब आप बोलोगे सर उसे क्या बोलेंगे, जो सारे टिश्यू कॉर्क कैम्बियम के बाहर है। अब कॉर्क कैम्बियम के बाहर क्या है, कॉर्क है और एपिडर्मिस के रप्चर फ्रेगमेंट्स हैं, तो वे सारे टिश्यू जो कॉर्क कैम्बियम के बाहर है उन्हें बोलते हैं हम राइटिडोम, उन्हें हम राइटिडोम कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है पर याद रखिएगा, है ना, ठीक है। चलिए, बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू दी वेस्कुलर कैम्बियम के। बार्क एक जो है वो गैर तकनीकी शब्द है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, वे सभी टिश्यू के लिए जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर होते हैं, इसलिए इसमें सेकेंडरी फ्लोएम इंक्लूड होता है। बार्क रिफर टू ए नंबर ऑफ टिश्यू, इसमें पेरिडर्म शामिल है, सेकेंडरी फ्लोएम भी इसमें शामिल होता है। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली बार्क और सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, और जो सीजन के आखिर में बनती है उसको लेट बार्क या हार्ड बार्क बोलते हैं। कि ऐसी बार्क जो सीजन में पहले बनती है उसे सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, अर्ली बार्क बोलते हैं, जो बाद में बनती है उसे अब हार्ड बार्क कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखो याद रखिएगा, ये जो बार्क है बेटा, इस बार्क में भी आपको थोड़ा सा जो है वो जैसे सुन लीजिए, ये जो बार्क होती है, छाल होती है, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है रिंग बार्क और दूसरी होती है स्केल बार्क, ये स्केली बार्क, ठीक है ना, स्केली बार्क के। रिंग बार्क पूरी रिंग के रूप में जो है वो आप रिंग के रूप में बनती है, रिंग के रूप में, और स्केली बार्क जो होती है वो
पैचेस में बनती है वो, ठीक है। एक पेड़ को सबसे अधिक हानि होती है कि आप जिसका बार्क निकाल लें तो उसका फ्लोएम निकल जाता है, एंड वैसी कंडीशन में रूट डाइज फर्स्ट, जड़ों की डेथ पहले होती है, क्योंकि उनको फूड कहां से आता है, स्टेम से उनको फूड आता है। जड़ें मर जाएंगी तो फिर स्टेम को भी मिलना बंद जाएगा, मिनरल वाटर कंडक्शन में दिक्कत हो जाएगा तो वो स्टेम भी मर जाएगा फिर, ठीक है। At certain regions, the phloem cut off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cells. अब देखिए बड़े मजे की बात यह है कि फेलोजन ने कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ बनाया था फेलम या कॉर्क एयर के लिए, वाटर के लिए होता है इम्परमेबल। अब प्रॉब्लम यह है कि बाहर से हवा अंदर नहीं आएगी तो अंदर के टिश्यू कैसे सांस लेंगे, कैसे ऑक्सीजन को मिलेगा, तो कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ओपनिंग खिड़कियां बनानी पड़ेंगी जहां से एयर अंदर आ सके, और वो खिड़कियां होती हैं लेंटिसेल, ठीक है। तो क्या लिखा कि जब एनसेट में लिखा हुआ है जब जो है वो कॉर्क कैम्बियम काम करता है तो फेलोजन जो है वो बाहर की ओर कॉर्क बनाता है, तो उस दौरान कुछ पेरेन्काइमेटस सेल को बना के वो छोड़ देता है, और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो एयर एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। दीज पेरेन्काइमेटस सेल्स soon rupture and the epidermis and forming the lens shaped opening called lenticel के ये पेरेन्काइमस सेल जो होती है वो फाइनली लेंस शेप लेंटिसेल को बनाती है। लेंटिसेल क्या काम करते हैं, ये लेंटिसेल परमिट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कहां देखने मिलते हैं, उन टिश्यू में देखने मिलते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। मोनोकॉट में आपको लेंटिसेल देखने नहीं मिलेंगे, आपको डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में, जिम्नोस्पर्म के स्टेम में, जिम्नोस्पर्म के रूट में आपको लेंटिसेल देखने मिलेंगे, और तो फलों के अंदर, फ्रूट के अंदर भी आपको लेंटिसेल देखने मिलेंगे। लीफ में कभी भी लेंटिसेल देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। ये कहां मिलेंगे आपको, आउटर एटमॉस्फेयर, ये जो है वो सरफेस पे होंगे, आउटर एटमॉस्फेयर को इंटरनल टिश्यू से कनेक्ट करेंगे ये, और ये मोस्ट ऑफ द वुडी ट्री में, जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर आपको, में डाइकॉट एंजियोस्पर्म के अंदर आपको ये देखने मिलेंगे, ठीक है ना, क्लियर। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लेंटिसेल्स में ऐसी सेल्स जो लूजली अरेंज सेल होती हैं जो एयर को परमिट करती है ना, उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल आपको देखने मिलती है कहां पर, लेंटिसेल के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स देखने मिलती है जो एयर एक्सचेंज में हेल्प करती है, और इनमें सुबेरिन जमा नहीं होता है, दे आर नॉन सुबराइज सेल, इनमें सुबेरिन जमा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी का इमेज हम देख रहे हैं, आप जब पेड़ के पास खड़े होते ना, आप इनको तोड़ तोड़ के फेंक देते हो, आप देखा ना आपने, आप इनको तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं आप, है ना, ये एपिडर्मिस के फ्रेगमेंट है। जो आपको लेंस के समान दिखाई पड़ रहा है ना, ये है आपके लेंटिसेल, ये आपके लेंटिसेल है, ठीक। बाकी आप जो तोड़ तोड़ के फेंकते ना, और बाकी कॉर्क की लेयर आपको दिखाई पड़ रही है इसमें ना, तो ये हम देख रहे हैं, ये बेसिकली स्केल बार्क, ये स्केल है ना, स्केल में निकल रहा है बार्क, और पूरा रिंग में होगा तो उसे हम रिंग बार्क कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन रूट के अंदर आपको एनुअल रिंग देखने नहीं मिलती है। सुनिए बात को ध्यान से, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पर रूट में, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिम्नोस्पर्म की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन उनमें आपको एनुअल रिंग देखने नहीं मिलती है, क्योंकि जमीन के अंदर टेम्परेचर एक समान रहता है। जो सीजनल वेरिएशन है वो होते हैं एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी के चलते होते हैं, क्लाइमेट के चलते होते हैं, तो वो केवल जमीन के ऊपर होते हैं। जमीन के अंदर मौसम एक समान रहता है, वेदर कंडीशन का संबंध होता है एटमॉस्फेयर से, उसका संबंध होता है जमीन से ऊपर के वायोस्फीयर में, कि जो हिस्सा है अर्थ का उस पर होता है। तो कहने का मतलब ये कि जमीन के अंदर तापमान एक समान रहता है, इसलिए आपको एनुअल रिंग कभी भी आपको रूट में देखने नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्लियर। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, चलिए देखते हैं क्या है। ऑलमोस्ट प्रोसीजर समान होता है, फर्क इतना है बेटा कि डाइकॉट रूट में जब वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा तो कंप्लीटली पूरी तरीके से सेकेंडरी ओरिजिन का होगा, क्योंकि रेडियल वेस्कुलर बंडल में फेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है, क्योंकि रेडियल वेस्कुलर बंडल में शुरू से कैम्बियम की पट्टी नहीं होती है, क्लियर, ठीक है। देखते हैं, इन डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, क्योंकि फेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है, रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यूज लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम, से नीचे होते हैं जो पेरिसेकल टिश्यू, ए पोर्शन ऑफ पेरिसेकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम, फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस वेवी रिंग व्हिच लेटर बिकम सर्कुलर। के क्या होता है बेटा, यानी जो रूट में क्या होता है बेटा, रूट में जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे होते हैं, वो रेडियल अरेंजमेंट होते हैं। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, इमेजिन कर रहे हैं, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ठीक है। जब वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनेगा तो जो भी टिश्यू यहां प्रेजेंट, लिविंग टिश्यू प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे,
वो ऐसे वो मरिस्मेटिक हो जाएंगे। शुरू में वेब के समान दिखाई पड़ रहे हैं आपको, फिर बाद में ये सर्कुलर हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वेस्टोकेम्बियम बनेगा, जो कि सेकेंडरी ओरिजिन का होगा। ठीक है, फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव द डाइकोट स्टेम। मतलब बनना कैसे सेकेंडरी जाइलम बनेगा, किससे सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, वो सब कुछ सेम है डाइकोट स्टेम में। फर्क इतना सा है कि डाइकोट स्टेम में जो वेस्टोकेम्बियम का ओरिजिन है पार्टली प्राइमरी पार्टली सेकेंडरी है। एक भाग उसका जो है वो पहले से प्रेजेंट होता है, एक बाद में बनता है। फेसिकोकेम्बियम शुरू से होता है, इंट्राफेसिकोकेम्बियम बाद में बनता है स्टेम में। रूट में ऐसा नहीं होता, रूट में जो है वो पूरा केम्बियम की रिंग को बनना पड़ता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ also occurs in stem and root of gymnosperm. However, secondary growth does not occur in monocot. monocot में secondary growth नहीं होती है, और तो और डाइकॉट की लीफ के अंदर भी secondary growth नहीं होती है। ठीक है, मोनोकॉट में तो होती नहीं है। क्लियर? ठीक है, देखिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन टिपिकल डाइकॉट रूट। देखिए ना, एक टिपिकल डाइकॉट रूट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसके डिफरेंट स्टेजेस यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। रूट की बात कर रहे हैं हम, तो रूट में क्या होता है बेटा, ध्यान रखना हमको, वेस्टोकेम्बियम का जो ओरिजिन होता है वो सेकेंडरी होता है, जबकि स्टेम में पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। मतलब यहां पर हमने एनाटॉमी में सब कुछ, हमने मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू के, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, उनको भी देखा हमने अंतर भी नोट किया हमने मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में अंतर को देखा, डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट में अंतर को देखा हमने, डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ में अंतर को देखा हमने यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब आपको मैं परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में कुछ ऐसे पॉइंट भी प्रोवाइड करूंगा बेटा जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट है, एक बार पढ़ लेना। मेरे कहने पर जो मैं आपको देता हूं ना मटेरियल, एक बार पढ़ लिया करो, थोड़ा भरोसा रखा करो मुझ पर, क्योंकि मैं आपको AIR1 टॉपर बनता हुआ देखना चाहता हूं। मेरे को अभी हाल ही में भोपाल गया था, तो एम्स के कुछ बच्चे मुझसे मिलने आए थे। अब चूंकि सारे लोग मास्क लगाए थे तो मैंने फोटोग्राफ नहीं लिया, पर जो है वो विवेक भी मिलने आया था और कुछ बच्चे मुझसे मिलने आए थे। तो जो एम्स के जो बच्चे हैं, भोपाल एम्स के, मतलब विवेक और उसका दोस्त आया था, उसके पहले भी 2-3 बच्चे मिलने आए थे। तो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा जान के मुझे कि कई बच्चे जो भोपाल एम्स के अंदर है, उसकी बात कर रहा हूं, भोपाल एम्स के जो बच्चे थे वो बता रहे थे सर तकरीबन आधी से अधिक क्लास भोपाल एम्स में, आधी से अधिक क्लास के लोग के बच्चे आपको जानते हैं और आपसे बायोलॉजी पढ़े हैं, चाहे वो उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हो चाहे ना लिया हो, पर मोस्ट ऑफ द बच्चे बायोलॉजी के कुछ चैप्टर पढ़े हैं, कुछ बच्चे पूरा बायोलॉजी आपसे पढ़े हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि वो ABC कोचिंग में थे, कुछ XYZ कोचिंग में थे, वहां भी वो बायोलॉजी के लिए बायोमेंटर्स को रेफर किए। वो उसमें कुछ बच्चे जो है वो फिजिक्स के कुछ पोर्शन अमर सर से पढ़े, कुछ बच्चे केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन जो है वो संजय सर से पढ़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि देखो, मैंने आपसे कहा ना कि ये तो झरने के समान है भाई। आप चाहे उसमें से एक गिलास पानी निकाल के पी लीजिए, प्यास बुझ जाएगी आपकी, चाहे उसमें नहा भी लीजिए, रहिए झरने के पास में, तो भी आपके लिए काम करेगा। झरना है, ज्ञान तो हमेशा एक झरने के समान होता है। मैं चाहता हूं कि एक दिन आप भी मेडिकल कॉलेज से आपकी कहानी मुझको भेजें, आप मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेहनत कीजिए, पढ़िए। तो अभी हमें वो जो शीट दूंगा उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है बेटा, है ना। और DPP जो है वो जरूर लगाइएगा इसके ऊपर, और क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहेगा बेटा, है ना। तो और जो है अब जैसे देखो, अब थोड़ा क्या है, कोर्स स्पीड अप हो जाएगा आपका। और अभी हमारे पास देखो क्या जो है 11th वाले पोर्शन में हम देखें तो हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी वाला हिस्सा बचा हुआ जो हमें कवर करना है। ठीक है, कर लेंगे कवर, उसको चिंता मत कीजिए। इसको देखो, मैं कहता हूं कि काम निपटाना और काम को सलीके से करना, दोनों में फर्क होता है। सलीके से करेंगे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो पढ़ा है उसमें फोड़ के आएंगे हम, और हम टाइम पे कोर्स पूरा करेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.